फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हमारी वो करघे से संबंधित है। यहाँ पर हम जो आज डिस्कशन करेंगे वो मुख्य तौर पर जो हमारा विषय रहेगा करघे के पार्ट से संबंधित रहेगा। जैसे कि आप जानते हो हॉर्नेश हो गया, शटल क्या होती है, बार बीम क्या होती है, क्लॉथ बीम क्या होता है, रीड और बहुत सारी चीज़ें हीडल वगैरह क्या होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। इसके बाद ही अगर हम बात करते हैं तो शेडिंग क्या होता है, पेकिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। ओके, तो बने रहिए क्लास में कंटिन्यूसली। और जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम करघों के पार्ट जो हैं वो क्या काम करते हैं उनकी तो बात करेंगे ही, करघे के मुख्य भागों की बात करेंगे ही। और जो नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगी तो जैकार्ड करघा, अडोबी करघा क्या है, हम उसके विषय में जानेंगे। और बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस ये दोनों ही नहीं होंगी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को और तैयारी में लगे रहिए आप सभी लोग। देखो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है जनवरी के बाद। ओके, जितनी ही शांति है ना, हो सकता है एकदम से तूफान के साथ घोषणा हो जाए और जनवरी के बाद कभी भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाकुंभ की वजह से जनवरी डिले होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने हैं जो ऐसे हैं कि जिनमें कभी भी घोषणा हो सकती है, और बहुत टला तो उम्मीद है अप्रैल मई तक जाएगा। ठीक है, जो कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ, तो तैयारी में लगी रही है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, करघा लूम के विषय में जानेंगे। क्या है करघा और लूम? जो करघा होता है ना, जिस मशीन पर बुनाई का कार्य किया जाता है उसे हम करघा कहते हैं। ठीक है, आप जानते हो क्या होता है, ताना होता है। ओके, ताना होता है और क्या होता है, प्लस बहाना होता है, दो होते हैं। जो लंबवत होते हैं हम उनको ताना कहते हैं, और जो ये तिरछे जाते हैं इन्हें हम बाना कहते हैं। तो इन तानों को किसी पर तो ताना ही जाता होगा, है ना भाई, किसी पर तो आप लगाते ही होगे, तभी तो जाके ये इसके ऊपर आप भराई करते हो। तो ये जो ताना होता है, ताने को जिस पर हम तानते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बार बीम कहते हैं। और जिस पर जब कपड़ा बुनकर तैयार हो जाता है और लपेटा जाता है उसको हम क्लॉथ बीम कहते हैं। तो कभी भी ये मत ध्यान रखिएगा कि एक ताना बीम होता है तो दूसरा बाना बीम होगा, ये गलत हो जाएगा। ताना बीम होता है, ठीक है, ताना बीम मतलब बार बीम तो होता है, उसके बाद बाना बीम नहीं कहते, हम उसको क्लॉथ बीम कहते हैं। ओके, तो ये आपका होता है बार बीम और ये होता है आपका क्लॉथ बीम। तो एक पर क्या होता है, धागे लपेटे हुए होते हैं, ताने लपेटे हुए होते हैं। जैसे ही आपका क्या होता है, कपड़ा बुन जाता है, तभी जो बार बीम क्लॉथ बीम जो होता है वो कपड़े को लपेट लेता है। ओके, आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ताना क्या होता है और बाना क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अपनी पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धागे से वस्त्र बनाने के लिए हाथ द्वारा बुनाई, लकड़ी की छड़ की क्रिया, पैरों के पैडल, ना जाने किन किन का विकास किया गया। ये मैंने समझाने के लिए लाइन डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम धागे से वस्त्र बनाने जाते थे, क्योंकि आप जानते हो धागे बनाने के लिए भी एक प्रक्रिया की जाती है जिसे हम कताई कहते हैं, जो कि आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाई हुआ है। ठीक है, लगातार हमने धागे के विषय में 2-3 क्लासेस को पढ़ा है। ओके, तो जो आपकी जो कताई होती है उससे धागा बनता है। फिर धागा बनाने के लिए भी जब वस्त्र बनाए जाते हैं तो पहले के समय में हाथों से काम होता था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता था। इंसान अपनी मतलब मेहनत भी लगाता था और कह सकते हैं उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था, और उसमें फिर उतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मुनाफा भी नहीं था, मतलब कमाई भी उतनी नहीं होती थी। ठीक है, तो धागे से जब वस्त्र बनाए जाते थे तो हाथों का प्रयोग करते थे। लकड़ी की छड़ों का फिर प्रयोग करने लगे ताने बाने को उठाने के लिए। ठीक है, जैसे शटल अब हम यूज़ करते हैं, शटल की जगह ताना बाना को उठाने के लिए लकड़ी का प्रयोग भी किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। फिर पैरों के पैडल का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे आपने ऐसे भी समझ सकते हो, पहले क्या था, हम लोग हाथों से कपड़े सिलते थे, फिर हाथ से चलाने वाली मशीन आ गई समझने के लिए। ठीक है, फिर आपने क्या करा, आप पैरों से चलाने वाली मशीन आ गई, और अब तो और इजी आ गई, इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, उससे जितनी फास्ट काम होता है। ठीक है, बिल्कुल ही आपके हाथ फ्री हैं, पैर फ्री हैं, आप आराम से दोनों हाथों का यूज़ करके सिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुए। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर समझ सकते हो, करघे में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। पहले हाथों से बुना धागा बुना और फिर बुनाई की गई, कपड़े बनाए गए। फिर लकड़ियों का भी प्रयोग किया गया, फिर पैडल वाली मशीनें आई, लेकिन अब और जाकर बहुत सारी नई नई मशीनें आ गई हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक समझाने के लिए लाइन डाली थी। किंतु औद्योगिक क्रांति और बहुल उत्पादन के कारण करघों में परिवर्तन आया। सभी का उद्देश्य क्या था? अच्छा, करघे जो थे पहले भी थे, लेकिन हमने नए नए करघे क्यों बनाए?
भाई करघों का जो विकास पहले हुआ था उनको आधुनिक तरीके से कन्वर्ट क्यों किया, तो उसका उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाए तो आप जानते हो तीव्र गति से उत्पादन करना, कि मतलब जो काम बहुत स्लो था उसको तेज करना, ठीक है। तो ये मुख्यतः इसका उद्देश्य था। आगे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम आपको डायग्राम समझा देंगे। देखो हम डायग्राम भी लाए हैं, आपको आराम से समझा देंगे, पूरा आपको डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा झेल लीजिए आप मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई क्लास को पढ़ाने के लिए रूपरेखा बनाना भी ज़रूरी होता है। ओके, तो वो चीज़ चल रही है अभी थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम आ गए थे आधुनिक करघे के आधारीय भागों में, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए थे आधुनिक करघे के आधारीय भागों में 2 बीम होते थे, ठीक है, जो कि ताने के बीम और क्लॉथिंग बीम कहलाते थे, जो कि अभी चीज़ हमने समझाई। इनका काम ताने के सूत्रों को अपने बीच में पकड़कर रखना होता था। हॉर्नेस व हीडल देख लीजिए, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे। ताने को उठाने और नीचे करने का कार्य हॉर्नेस व हीडल की व्यवस्था द्वारा ही होता था। करघे के भाग अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ रहे थे इन्हें अभी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस मैं अपना रूपरेखा बना रही थी। करघे के मुख्य भाग पूछे जाएँ तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि करघे के कितने भाग होते हैं? आप कहोगे 5। ओके, कौन कौन से होते हैं अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्लॉथ बीम होता है, ओके, बार बीम होता है, ओके, हॉर्नेस, वेफ्ट नहीं होता, मतलब जिसको हम बार्प होता है लेकिन वेफ्ट नहीं होता, वेफ्ट की जगह आप कहोगे क्लॉथ बीम होता है, ठीक है। हॉर्नेस होता है, सटल होता है, और क्या होता है? कंघी, जिसे रीड भी कहते हैं। तो ये क्या हो गए? 5 भाग हो गए आपके किसके? करघे की। क्लियर? अब हम इनको अच्छे से समझते हैं। क्या है ये? पूरा आपको चित्र दिख रहा है किसका? करघे का दिख रहा है, ओके। लेकिन ये 2 हॉर्नेस वाला करघा है, ओके, 2 हॉर्नेस वाला ये करघा आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो ये आपको दिख रहा है बार बीम है, इधर क्या है? मात्र ताने लिपटे हुए हैं, मतलब आप कह सकते हो ये धागे हैं। ताने का मतलब क्या है? ये धागे लिपटे हुए हैं, ओके। ये एक ऐसा कह सकते हो, ये सिलेंडर सा दिख रहा है, या आप फ्रेम कह सकते हो, या बीम भी, बीम मेनली इसका नाम है तो बीम ही कहोगे, ठीक है। तो बीम पर क्या है? धागे लिपटे हुए। इसका काम क्या है? जैसे ही इधर जो आपका क्लॉथ बीम है कपड़े को लपेट लेगा, ओके, कपड़े को जैसे ही ये लपेटेगा तो इधर से ये क्या है? ताने को और छोड़ देगा, जिससे आगे की बुनाई सेटल कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले इन पार्ट्स को समझो। ये क्या है? आपका बार बीम है, ओके, ये आपके बार पर जा रहे हैं, ताने आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है डायग्राम में। हॉर्नेस क्या है? आपको ये दिख रहा है, ये हॉर्नेस है, आपके 2 हॉर्नेस हैं, दिख रहा है। और हीडल क्या है? हीडल, ये जो हॉर्नेस में तार दिख रहे हैं ना, इनको हम हीडल कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हीडल क्या है? जो आपको ये तार दिख रहे हैं इनको हम हीडल कहते हैं, ओके। रीड क्या है? अगर हम रीड की यहाँ पर बात करते हैं, रीड जो होता है आपका, ठीक है, रीड का काम इतना होता है, जैसे ही ये शटल क्या करेगी? इस कपड़े को यहाँ तक बुन देगी, ओके। जैसे ही एक पिक इधर गया या इधर से जब ये वापस आएगी, पूरा बुन गया, दूसरा पिक वापस आ गया, तो जैसे ही ये जो शटल है बुन देगी कपड़े के लिए, वैसे ही ये रीड क्या होगा? इसको ठोक देगा कि मतलब इतनी लाइन बुन गई है। अब फ्रेम ये वाला घूमेगा, जो क्लॉथ बीम है, क्लॉथ बीम है, इसे घूमेगा और यहाँ पर कपड़े को लपेट लेगा, ठीक है। तो इधर से धागे आ रहे हैं और इधर कपड़ा बुनता जा रहा है और लपेटते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लॉथ बीम है कपड़े को लपेटने का काम कर रहा है। सटल क्या है? सटल जो है बाने को ले जाने का काम करता है, ठीक है। सटल क्या करता है? बाने को, धागे जो हैं आपके, ये ताने के जो धागे हैं उनके बीच में से ले जाने का काम सटल के द्वारा किया जाता है। पहले ये काम हाथों से किया जाता था, ओके। तो ये हमने नॉर्मल तौर पर, जब ये शटल जाती है, एक बार ये दाएं से बाएं जा रही है तो हम इसको कहेंगे वन पिक। लेकिन जब ये दूसरा बार यहाँ से बाएं से दाएं लौट कर आ जाएगी, मतलब एक सेट तैयार हो जाएगा, तो हम इसको दूसरा पिक कहेंगे। और जब ये जैसे ही ये एक तैयार होगा, ठीक है, जैसे ही ये पूरा सेट तैयार होगा, वैसे ही रीड क्या करेगी? इसे ठोक देगी, इधर कपड़ा लपेट जाएगा और इधर जो आपका बार बीम है इसको तानों को और छोड़ देगा, जिससे शटल फिर से अंदर जा सके, ठीक है, दोबारा अपनी तैयारी कर सके, पूरा कपड़ा बिना जा सके। तो आई थिंक आपको ये चीज़ इतना, मतलब जो डायग्राम है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा, मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पर रीड आपको दिख रही है। रीड भी कहते हैं ना, कंघी की तरह ही होता है, ठीक है, कंघी के आकार का होता है। तो आपको दिख ही रही है कंघी की तरह, सीढ़ी के आकार का भी दिख रहा है, लेकिन आप बुक में जब कंघी लिखा है तो आप कंघी ही कहोगे इसको, ठीक है। तो कंघी के आकार का है, बकाया हम डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे। हीडल क्या है? हीडल जो होता है, हॉर्नेस होते हैं ना, उसी में हीडल लगे होते हैं, ओके। और हीडल में होता है क्या? इसमें एक छिद्र होता है, छिद्र में से ही क्या होता है? ताने निकलते हैं। जैसे समझने के लिए आपको अगर हम बात करें, जैसे कि हमने क्या बताया, ये हीडल है, ये तार है, ओके, तार है, तो इनमें से ही तो ताना निकल के जा रहा है, ओके। तो ये हीडल हो गया। हीडल किस में लगा है? हॉर्नेस में लगा है, ये ध्यान रखिएगा।
हर प्रत्येक हीडल में क्या होता है, एक छेद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रत्येक हीडल आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है, छिद्र है इसमें। इन्हीं में से ताने क्या है आपको निकलते हुए जाएंगे। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ये निकलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये शेड बना रहे हैं। शेडिंग भी पढ़ेंगे। शेडिंग क्या होता है, शेडिंग का मतलब ये होता है जैसे जो ये मार्क आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डिजाइन सी दिख रही है, ये डिजाइन नहीं, ये क्या एक शेड है। ये इसलिए बनाया गया है इनके हीडल्स के माध्यम से, जिससे आराम से शटल घुस सके अंदर के लिए। ओके, मतलब आप देख रहे हो स्पेस है यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्यों, क्योंकि शटल तो इधर से जा रही है ना, तो यहीं पर बनाया गया है। किसके माध्यम से, हॉर्नेस में जो हीडल लगे हैं इनके माध्यम से जो है ये बनाया गया। ओके, तो क्लियर हुआ। तो ये शेडिंग जो है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बार बीम क्या होता है, बार बीम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इस पर ताने के धागों को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। ओके, ताने के धागे चढ़ाए जाते हैं, अभी बताया था। ये निरंतर क्या होती है, घूमती रहती, चाहे बार बीम हो चाहे क्लॉथ बीम है, ये दोनों ही घूमेंगी। इधर से धागा छूटेगा और इधर से कपड़ा लपेटा जाएगा, क्योंकि बीच में बिन जाएगा और क्लॉथ बीम कपड़े को लपेट लेगा, तो ये दोनों ही घूमने का काम करते हैं। ओके, तो निरंतर घूमती रहती। प्रत्येक बाने के धागे के भर जाने पर हल्की गति से घूमकर अपने ऊपर ये लिपटे धागों को क्या करती है, ढीला छोड़ देती है। अभी हमने जस्ट आपको क्या बताया, बार बीम क्या करता है, जैसे इधर पहले से ने छोड़ा ताना, गया यहाँ से हॉर्नेस के हीडल में से निकलता हुआ गया, यहाँ पर एक सेट बना और शटल ने क्या किया, बुनाई पूरी कर दी। जैसे ही रीड ने ठोका, कपड़ा बन के यहाँ पर लिपट गया। अब जैसे इधर लिपटा और इसने क्या किया, फिर से ताने छोड़ दिए। तो यही चीज़ तो अभी बताई, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। देखो ये थ्योरी है, इसको कॉन्सेप्ट को समझकर ही आप काम करोगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए किसका काम क्या है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, बार्ब बीम का काम क्या है, ताने को छोड़ना, ठीक है, तानों को ढीला छोड़ना। जब तक ये ताने को छोड़ेगा नहीं, तब तक आगे कपड़े की बुनाई नहीं हो पाएगी। क्लॉथ बीम का काम क्या है, समझ लेते हैं। क्लॉथ बीम क्या काम करता है, ये करघे के अगले भाग की ओर स्थित होता रहता है। करघे के अगले भाग की ओर स्थित रहता है। कपड़ा बनकर, जैसे आपसे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि करघे के अगला भाग कौन सा होता है, तो वो क्लॉथ बीम होता है, ठीक है। कपड़ा बनकर जैसे ही तैयार होता है, वैसे ही इस बीम पर क्या करते हैं, तैयार कपड़ा लपेट दिया जाता है। यह भी गतिशील रहता है और घूमकर बुने हुए तैयार वस्त्र को अपने में ऊपर लपेटती चलती है। ओके, जैसे ही वस्त्र तैयार होगा, क्लॉथ बीम क्या करेगा, अपने ऊपर लपेट लेगा वस्त्र को, ठीक है, क्योंकि लपेटने की व्यवस्था नहीं होगी तो कपड़ा फैला पड़ा रहेगा और ढीला भी नहीं रहेगा। इससे क्या होता है, ताने टाइट भी रहते हैं। ओके, जब आपका क्लॉथ बीम और बार बीम है, इसीलिए क्या है, ताने अच्छे से बंधे हुए हैं। ओके, इधर ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, बार बीम हो गया, इधर ये क्लॉथ बीम हो गया। अब ये यहाँ से ताने निकल के जा रहे हैं, तो ये इधर से भले ही ये छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये बंधा हुआ है कपड़े के माध्यम से। ओके, बनता जा रहा है। लेकिन अगर इधर भी व्यवस्था नहीं होगी अगर बंधने की अच्छे से, तो कहीं ना कहीं ताने ढीले हो जाएंगे, फिर बुनाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं रोके हुए भी है क्लॉथ बीम। बात करते हैं हॉर्नेस की। ये करघे में लगा क्या होता है, एक फ्रेम होता है। क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिस पर असंख्य तार रहते हैं। तार आपको अभी हमने बताया, हॉर्नेस में तार होते हैं और इन तारों को हीडल कहते हैं। और हमने बताया था हीडल में, प्रत्येक हीडल में एक छेद होता है, याद आया। एक करघे में कम से कम 2 बार अधिकतम 40 तक हॉर्नेस आपके रहते हैं, जो ताने के धागों को नियंत्रित कर वस्त्र की बुनाई में सहायक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक करघे में कम से कम 2 या अधिकतम 40 तक हॉर्नेस रहते हैं। लेकिन कुछ आपको आगे बुनाइयाँ पढ़ने को मिलेंगी जिसमें कि 200 तक हॉर्नेस रहते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड मशीन है जिनकी जो अभी हमने आपको बताया। लेकिन नॉर्मल अगर आपसे प्रश्न बने तो ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी आपका जो करघा है, ओके, तो हर करघे में कम से कम 2 हॉर्नेस या अधिकतम 40 हॉर्नेस तक होने ही चाहिए, होते हैं, ठीक है। जो कम मतलब एक नहीं होता, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ओके, और 2 के ऊपर कितने भी हॉर्नेस हो सकते हैं, जो ताने के धागों को नियंत्रित कर वस्त्र की बुनाई में सहायक होता है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी बन सकता है, प्रत्येक हीडल में छिद्र कितने होते हैं, तो प्रत्येक हीडल में एक छिद्र होता है जहाँ से ताना गुजरता है। ओके, ताना जहाँ से गुजरता है। एक हीडल के छिद्र में केवल एक ही धागा गुजरता है। एक हीडल में, ये नहीं है कि ताने के बहुत सारे धागे चले जाएंगे, ऐसा नहीं, एक ही छिद्र होता है और एक ही ताना जाएगा। एक बार देख लो, नज़र डाल लो, जिससे आपको बार बार चीज़ें याद हो जाए। ओके, जैसे कि यहाँ से बार बीम है, ये धागा छोड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ये जा रहा है, तो ये देखो एक हीडल के एक छेद से एक ही ताना जा रहा है, एक हीडल के एक छेद से एक ही ताना जा रहा है, देखो है,
हर तरफ आपको एक ही ताना दिखेगा, किसी से भी दो ताने नहीं जा रहे हैं। आप चाहे इधर थोड़ा नज़र डालोगे तो भी आपको ये चीज़ दिखेगी। ओके, तो हर हीडल के प्रत्येक छिद्र से एक ही ताना निकलेगा और प्रत्येक तार में एक ही छेद भी है, आपको ये भी दिख रहा होगा। तो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम से भी दिखा दिया और समझा भी दिया। ओके भाई, क्लास पूरी देख लिया करिए, आप ही का फ़ायदा है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मतलब इतनी कंजूसी कि आप लाइक तक नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पर एक हीडल में क्या होता है, छिद्र में से केवल एक ही धागा गुजरता है। आगे बात करते हैं शटल की। क्या होती है शटल? ओके, शटल क्या होती है? अगर शटल की बात करें तो शटल पर क्या होते हैं, बाने के धागे लपेटे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए ताने के ताने किस पर लिपटे हुए होते हैं, तो जो ताना वाला बीम है जिसे हम बार बीम कहते हैं उस पर लपेटे होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए बाने के धागे किस पर लपेटे हुए होते हैं, तो वो आप कभी भी ये मत कहना बाने के धागे आपके जो क्लॉथ बीम है उस पर लपेटा होता है। क्लॉथ बीम पर तो क्लॉथ लपेटा जाता है, कपड़ा लपेटा जाता है। शटल पर जो होता है आपका बाना लपेटा हुआ होता है। ओके, जैसे कि पहले पढ़ लो, तभी अभी आपको एक बार और डायग्राम दिखा देते हैं। शटल लगातार बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं ओर आती जाती रहती है। इसके लगातार आने जाने से वस्त्र की पंक्तियां लगातार बुनती जाती हैं और वस्त्र तैयार होकर घूमते हुए क्लॉथ बीम पर लपेटा जाता है। शटल की एक पंक्ति बुन देने पर एक पिक पूरी हो जाती है। तो ये पिक वाला प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा। देखिए, ये रही आपकी शटल। तो इस शटल पे किसका धागा लपटा हुआ आप जानते हो, इस तरीके से होते हैं, वो बाने होते हैं, तो कहेंगे ना बाने के धागे लपटे हुए हैं। ओके, तो बाना जैसे ही इधर से जाएगा, इधर से जैसे ही जाएगा, एक पिक पूरी कर ली ये। जब ये वापस आता है तो ये दूसरी पिक पूरी करते हैं और कपड़ा बुन जाता है। ठीक है, फिर जाएगा, एक पिक हो गई, पर आप ये नहीं कहोगे यहाँ पर कपड़ा बुन गया, नहीं, कपड़ा बुनता है जब ये वापस आ जाता है तब। और इधर रीड ये है, ये क्या करता है, इसको ठोक देता है और कपड़ा जैसे ही बन गया वैसे इधर लिपट जाता है। ओके, तो शटल पे बाने के धागे लिपटे होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि बाने के धागे किस पर लिपटे होते हैं। अब आप तो कहोगे बार बीम पे तो ताना लिपटा होता है, तो फिर आप कहोगे क्लॉथ बीम पर लपेटे जाते हैं, नहीं, शटल पर लिपटे हुए होते हैं। ओके, क्लियर होगा। और शटल की एक पंक्ति बुन देने को क्या कहते हैं, हम एक पिक कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं रीड का काम क्या है। रीड का अगर काम आपसे पूछा जाए तो ये करघे में कंघी के आकार का एक भाग होता है। हमने अभी आपको एक पिक भी दिखाई थी इसकी, जिसे रीड कहते हैं। शटल द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है तब रीड आगे जाकर बुनी हुई पंक्ति को ठोक देता है, जिससे वह ठीक तरह से बैठ जाए। रीड में भी पतले तार लगे रहते हैं। ओके, रीड में भी क्या होते हैं, तार लगे होते हैं। अभी हमने बताए थे हीडल में भी तार होते हैं, और आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे रीड में भी तार, दोनों में ही तार ये लगे होते हैं। देखो, इन सभी चीज़ों के काम आपको याद होने चाहिए। बार बीम का काम है ताना लपेटना, क्लॉथ बीम का काम है कपड़े को लपेटना, जैसे ही कपड़ा बुनकर तैयार हो और उसे लपेट लेना। हॉर्नेस का काम क्या है, हॉर्नेस बस एक फ्रेम है। क्यों है ये फ्रेम, क्योंकि ये हीडल को रोके हुए है भाई, इसी में हॉर्नेस में ही तो ये तार लगे हीडल। तो हॉर्नेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, हीडल महत्वपूर्ण है। ये तो एक फ्रेम है खाली। ओके, हॉर्नेस का कोई विशेष काम नहीं, हॉर्नेस का सिर्फ हॉर्नेस क्या है, इन तारों को, मेन काम जो है वो हीडल का है। ओके, जो ये तार लगे हैं, तो हॉर्नेस तो बस एक फ्रेम है भाई। क्यों, क्योंकि इसमें तारों को रोका गया है। तो हॉर्नेस का काम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या, एक फ्रेम है और ये हीडल को रोके हुए है। हीडल में क्या होता है, एक छिद्र होता है जो क्या करता है, तानों के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, ताने के लिए क्या करता है, ये रास्ता प्रदान करता है। ताने जो होते हैं हॉर्नेस के मतलब हॉर्नेस में जो ये लगे हुए हैं आपके हीडल, इन्हीं में से गुजरता है। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको। रीड का काम क्या है, ठोकने का काम है, और क्लॉथ बीम का काम है कपड़े को लपेटने का। ओके, तो मेनली आपको क्या है, इसका काम पता होना चाहिए। अभी मुझे इतनी अच्छी वाली खांसी आई है कि मैं अंदर तक हिल गई हूँ। मेरी ये खांसी नहीं जा रही है जब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। ये आई थिंक जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा, मैंने 2 या 3 महीने पढ़ाया होगा, उसके बाद से ही मुझे ये दिक्कत शुरू हो गई थी। विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी समय ऐसा होता है कि लगता है कि अभी भी, अब तो चैनल मोनेटाइज हो गया, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन सच ये है, एक उम्मीद है कि हाँ चलो जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी, लोग बढ़ते रहेंगे, अर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो खांसी वाला चक्कर है वो मुझे ये लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ बोलने से इशू है। क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाए हैं, 6 महीने में मैंने 3 डॉक्टर बदले हैं। और ऐसा नहीं कि आप कहोगे 2 दिन में बदल दिए, 3 दिन में, मैंने 1-1, 2-2 महीने सभी की दवाई खाई है। बस जिसका डोज मुझे हाई लगा
तो उनकी दवाइयों को मैंने गैप करके ज़रूर खाया है, क्योंकि नहीं तो मैं ना तो घर का कुछ कर पाती थी ना ही पढ़ा पाती थी। ये मैं कोई रोना नहीं रो रही हूँ भाई, मेरी क्लास है, मैं अपने फ़ायदे के लिए चला रही हूँ, ठीक है। ना ही मैं आपको वो कुछ करने के आप लोगों को लगता है कि मैं मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, वो वाली चीज़ नहीं है। अब आपसे शेयर नहीं करूँगी तो मैं किससे करूँगी, यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपसे अभी मुझे इतनी अच्छी वाली खांसी आई है कि अगर मैं नीचे रूम में वीडियो बना रही होती और मेरे हस्बैंड वगैरह सुन लेते तो वो मुझे ज़रूर डांटते, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऊपर वाले स्टोर रूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो नीचे तक आवाज़ नहीं गई होगी। और सच में सबका घर में यही है कि क्यों चला रही हो, बंद करो ये क्लासेस, क्योंकि शायद अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि जब से ये चीज़ हुई है तभी से ये दिक्कत शुरू हुई है। तो अब क्या करें, मतलब एक होता है ना कि एक मन में ये है कि कुछ करना वाली चीज़ कि हाँ कुछ करना है, कुछ नहीं तो कुछ तो करना है, तो इसलिए स्टार्ट कर दिया। अब कर दिया है, मेहनत भी गई है, तो फिर बंद कैसे कर लो। आप ही बताओ, आप कुछ काम कर रहे हो और आपसे कोई कहे बंद कर दो तो नहीं अच्छा लगता है। तो अपनी मैं यहाँ पर मन की बात शेयर कर रही हूँ। इस समय सच में मुझे इतनी तेज़ वाली खांसी आई थी कि मैंने वीडियो बंद कर दी थी कुछ सेकंड के लिए, और अब मैं बोलना स्टार्ट किया है जब मैं बिल्कुल पानी वानी पी के आराम से बैठी हूँ तब, ठीक है। तो अब मैं कहाँ पे थी, यहीं पर रोका था। रीड वाला क्लियर हो गया था, ये ठोकने का काम करता है, ये बता दिया था ना। जो रीड होता है ये करगे में कंघी के आकार का भाग होता है, ये पढ़ा दिया था, जिसे रीड कहते हैं। शटल द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है तब रीड आगे जाकर बुनी हुई पंक्ति को ठोक देता है, जिससे वह ठीक तरह से क्या हो, बैठ जाए, ठीक है, बिल्कुल समानांतर अच्छे से फिक्स हो जाए कपड़ा, ओके। और इसमें भी एक पतले तार लगे रहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। बुनाई की प्रमुख क्रियाएं आपसे पूछी जाएँ अगर, शेडिंग होती है, पीकिंग होती है, बैटनिंग होती है, और ये भी 5 होती हैं। मतलब ये एक बुक में है तो 5 अलग अलग दी हैं, बकाया एक बुक में चारों पॉइंट एक साथ दे दिए हैं, ठीक है। तो लपेटना व छोड़ना, तो टॉक जैसे हम ये टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ होगा, टेकिंग होगा, टॉकिंग नहीं होगा, एल हटा देना, ठीक है। टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरी मतलब सांस थोड़ी तेज है अंदर से, इस वजह से मैं थोड़ा अटक रही हूँ। शेडिंग क्या होता है, शेडिंग पहला वाला पढ़ेंगे। शेडिंग क्या है, हालांकि मैंने आपको समझा दिया लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बुनाई की इस क्रिया में हॉर्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है जिनके नीचे से शटल को गुजारना है, ओके। ताने के धागे को उठाने से एक शेड बन जाता है। इनमें से बाने का धागा शटल द्वारा दाहिनी तरफ से बाएं तरफ डाला जाता है, समझ गए। देखिए अब है आपको, अभी क्या पढ़ा आपने, बुनाई की क्रिया में क्या होता है, हॉर्नेस ताने के उन धागों को ऊपर उठाता है जिसके नीचे से शटल गुजरता है। अब आप इसको देखिए, ये देखिए हमने बताया ये शेड है, आपको दिख रहा है ये शेड है। अब ये शेड यहाँ से स्टार्ट हुआ बनना और यहाँ तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि हॉर्नेस में जो आपके ये हीडल लगे हुए हैं, यहाँ ये ताना आ गया, ठीक है। जैसे ये ताना इसमें से आया तो ये उठ गया, उठ गए, ये सारे ताने सीधे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ये इस ऊंचाई पे उठा है, तो इस वजह से क्या है, और जो फिर ये इसमें से निकलते हुए आया, ओके। फिर ये रीढ़ के बीच में से गया, तो यहाँ पर जो रीढ़ के बीच से ये गया तो इसमें से क्या हुआ, वही धागे उठे हुए हैं, मतलब हॉर्नेस ने ताने के उन्हीं धागों को उठा रखा है जहाँ से ये निकलेगा, ओके। ठीक है, जब ये वापसी करेगा तभी यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये हॉर्नेस है, जो ताने अभी छूट गए हैं, मतलब कुछ उठाए हैं इस समय सेट बनाने के लिए, कुछ ये तब उठाएगा जब ये वापस में आएगा, ओके। जैसे ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, तभी ये दोबारा जब वापस आएगा तभी ये फिर जो बाने यहाँ पर छूट रहे हैं नीचे के लिए, कुछ बाने आपको ये नीचे दिख रहे हैं, ओके। कुछ बाने, अब ऐसे यहाँ पर कैसे समझाऊँ मैं, कुछ बाने जो है नीचे दिख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ से निकलते हुए दिख रहे होंगे इसमें से। तो जो निकलते हुए दिख रहे हैं वो तो शेड के लिए उठा रखे हैं, लेकिन जो आपके नीचे से दिख रहे हैं, ये देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको नीचे से ये आते हुए धागे दिखेंगे। तो ये क्या है, इसको जब दोबारा ये पिक पूरा करेगा तब उठाएगा हॉर्नेस, ठीक है। मतलब जो बुनाई की प्रक्रिया में छूट जाएंगे उनको तब दोबारा उठाएगा, फिर दोबारा ये एक शेड बनेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि शटल को गुजारने के लिए जब हॉर्नेस ताने के धागों को उठाता है जिससे शटल आसानी से निकल सके, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं शेड बनना, ठीक है। क्योंकि ये रास्ता जो दे रहा है ना, हॉर्नेस के माध्यम से जो रास्ता मिल रहा है शटल के लिए, वो क्या होता है आपका, वही शेडिंग होती है, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी मुझे लगता है, एक तो मेरा चैनल टीचिंग का है नहीं, मेरा मन करता है मैं कभी कभी आपसे लोगों से व्यावहारिक बातें शेयर करूं कि जो किस्मत कभी कभी लोग कहते हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि किस्मत से आप कब तक जूझोगे, ठीक है।
हर तरफ से मैंने अपने आप को उठाया, लेकिन अब मैं जब यहाँ पर आई मुझे कुछ माध्यम नहीं दिखा, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की और उसमें मुझे ये दिक्कत चल रही कंटिन्यूसली। आप विश्वास नहीं करोगे, चैनल को बनाया उसके 2 महीने ही मैंने पढ़ाया होगा और 2 महीने से लगातार ये दिक्कत मेरी जा नहीं रही है। और डॉक्टर भी अब ये कह चुका है कि मतलब ऐसे कोई विशेष प्रॉब्लम आपको आ नहीं रही, पर खांसी क्यों नहीं जा रही हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने भी अब ये बोल दिया है, अस्थमा वगैरह जो बता रखा था उसका भी उन्होंने इन्हेलर वगैरह दिया, अभी नॉर्मल है सब, लेकिन बस खांसी नहीं जा रही है। पीकिंग क्या होती है? शटल की जब एक पंक्ति पूरी हो जाती है उस प्रक्रिया को पीकिंग कहते हैं। वही हमने क्या बताया, शेड बना, शटल गया, बुनते हुए शटल जाएगा, तो वो जब पहुंच गया है अपने एक स्थान पर, दाएं से मतलब बाएं पहुंच गया, तो ये एक पिक हो गई, जब यहाँ से वापस आएगा तो ये दूसरी पिक हो गई, ठीक है। तो पीकिंग तो आप समझ ही गए होंगे, हालांकि पीकिंग पूछा कई बार गया है। बैटनिंग क्या होता है? बैटनिंग की अगर बात करें तो रीड की सहायता से तैयार पिक को जब पीटा जाता है जिससे बस्त कस का समानांतर हो जाए, तो मतलब जो बेटनिंग का प्रोसेस होता है वो रीड में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो रीड ने आपको बताया था कपड़े को ठोकता है, जैसे ही कपड़ा बनता है शटल, वैसे ही रीड क्या करता है, ठोकता है, तभी जो आपका क्लॉथ बीम होता है उसे लपेट लेता है। तो रीड की किसके अंदर कौन सा काम हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। बेटनिंग का प्रोसेस पूछा जाए किसके अंतर्गत होगा, तो रीड के अंतर्गत होगा। ओके, रीड जो हॉर्नेस के बाद हमने पढ़ा था रीड के विषय में, तो वो रीड जो है वो उसके अंतर्गत बेटनिंग का प्रोसेस होगा। टेकिंग अप का प्रोसेस किसके अंतर्गत होगा, तो ये क्लॉथ बीम के अंतर्गत होगा। जब बुने वस्त्रों को क्लॉथ बीम पर लपेट दिया जाएगा उसको हम टेकिंग अप कहेंगे। तो पहले तो ये चीज़ भी मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि शेडिंग का काम कौन कर रहा है, जब हॉर्नेस से ताना गुजरेगा तो वो शेडिंग हो जाएगा। ओके, तो ये भी याद रखना जरूरी है कि किसके अंतर्गत कौन सा पार्ट है जो कौन सी प्रक्रिया कर रहा है। तो हॉर्नेस शेडिंग का काम कर रहा है। ओके, इस तरीके से देखो, मैंने भले ही क्लास में कितनी भी बेवजह की बात की हूँ, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन सच में ऐसा नहीं है। मैंने भी एक समय में यूट्यूब पर क्लासेस को देखा है और मुझे नई चीज़ें समझ में आई, तभी मैंने जाकर आपको सच बताऊं, जब से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया मुझे चीज़ें तभी से समझ में आई हैं। तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाती हूँ जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप आंसर दे सको, ठीक है। पीकिंग का प्रोसेस किसके अंतर्गत आएगा? शटल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब शटल बिन के जाएगा कपड़े को तब एक पंक्ति पूरी होगी और उसी को हम पीकिंग कहेंगे। ओके, बेटनिंग हमने बताया रीड के अंतर्गत आएगा, जब रीड ठोकेगा कपड़े को उसको हम कहेंगे बेटनिंग। जब टेकिंग अप, जब कपड़ा क्लॉथ बीम पर लपेट दिया जाएगा उसको हम कहेंगे टेकिंग अप। ओके, लेटिंग अप क्या होता है? ताने के धागों को ढीला छोड़ना, मतलब जो चीज़ सबसे पहले थी उसकी प्रक्रिया सबसे लास्ट में गई। कैसे? ताने के धागों को, जैसे ही आपके बार क्लॉथ बीम ने क्या किया, वस्त्र को लपेटा, क्लॉथ बीम ने जैसे ही वस्त्र को लपेटा वो था टेकिंग ऑफ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लेटिंग ऑफ। लेटिंग ऑफ में क्या हुआ? ताने के धागों को ढीला छोड़ना, मतलब लेटिंग ऑफ जो ताने के धागों को ढीला छोड़ना, ये काम कौन कर रहा है भाई? बार बीम कर रहा है। तो बार बीम पहले आ रहा था ना, सबसे पहले जो करघे के मुख्य भाग था उसमें सबसे पहले बार बीम आया था आपका, लेकिन इसकी प्रक्रिया सबसे लास्ट में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जब तक कपड़ा लपटेगा नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़, हालांकि स्टार्ट यहीं से होती है चीज़, लेकिन लेटिंग ऑफ आपका क्रम पूछा जाए तो सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि नेट में आपका क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। लेटिंग ऑफ का काम कौन करेगा? बार बीम करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज क्लास पूरी। आई थिंक कितनी आपकी 30 मिनट के अंतर्गत, वो भी शायद क्लास तो ये मुश्किल से 25 मिनट की थी, लेकिन वही है कि हमने थोड़ा सा रोना रोया आपके सामने, इसलिए थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई। और मुझे बड़ा मतलब कभी कभी मन को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं आराम से क्लास में बातें करती जाऊँ और पढ़ाती जाऊँ, मतलब क्योंकि बात ये है ना, मेरी फैमिली में सिर्फ बच्चे हैं तो छोटे बच्चों से इस तरीके से बच्चों वाली बातें होती हैं, तो अपने मन की, अब मैं अपनी परेशानियां बच्चों से नहीं शेयर कर सकते हो ना अभी से, छोटे बच्चे हैं, गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। हालांकि वो भी हमें देखते हैं कभी कभी, मम्मी इतनी मेहनत करती हैं और फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो छोटी तो अभी छोटी है लेकिन बड़ी जो है थोड़ा परेशान हो जाती है, समझ सकते हो आप चीज़ें, है ना। या तो घर में कोई और लेडीज़ हो, वो भी नहीं है हमारे यहाँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई भी चीज़ मेरी जो है इस क्लास में आप गलत मत लीजिएगा, हम आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, इसलिए चीज़ें शेयर कर लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।